सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, नवाज शरीफ की सजा मौतल, इलाज मुल्क में होगा या बाहर, आजादी मार्च का लाहौर में पड़ाव, कारोबारी पहिया जाम, ताजरों का बनेगा काम, कश्मीरियों की दुहाई, भारत की किस्मत शिकस्त या रुसवाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग और पीपल्स पार्टी जिससे डर रहे थे आखिर वो बिली थैले से बाहर आ ही गई। मौलाना फजलुर रहमान दिल की बात जुबान पर ले आए। आज़ादी मार्च मुक़द्दस जिहाद है, जो इसमें हिस्सा नहीं लेगा वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। मुल्तान से लाहौर के सफर में यह फतवा जारी कर दिया। जूं जूं इस्लामाबाद करीब आ रहा है, आज़ादी मार्च का एजेंडा वाज़े होता जा रहा है और यह एजेंडा है मजहब के नाम पर सियासत का एजेंडा। वाकिफान हाल कहते हैं कि लाहौर पहुंचकर इस आज़ादी मार्च के खदोखाल खुलकर सामने आ जाएंगे और जो ही इस्लामाबाद की तरफ सफर शुरू होगा, मौलाना की जोलानियां शोला बयानियां आग लगाना शुरू कर देंगी। अब तक ये जत्था बिला रोक टोक अपना सफर जारी रखे हुए है। असल मैच इस्लामाबाद की तरफ सफर के बाद शुरू होगा। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि आज़ादी मार्च पर मसलकी अंदाज गालिब लग रहा है, जो पीपल्स पार्टी की बुनियादी सियासत के खिलाफ है। सवाल यह है, अपने अंदाजे सियासत के खिलाफ पीपल्स पार्टी किस हद तक मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलेगी। इस वक्त असल इम्तिहान हुकूमत का भी है, जो इस वक्त दो महाजों पर उलझी नजर आ रही है। एक आज़ादी मार्च है तो दूसरा नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर मिलने वाली 2 महीनों की जमानत। अदालत ने बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में डाल दी है। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में हो तो यह भी इम्तिहान, और अगर बैरून मुल्क तो फिर भी यह हुकूमत का इम्तिहान होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन हकीकत यह भी है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त की अगर ज़रूरत है तो वो इमरान खान को ही देना होगी, ECL से नाम निकालना होगा। फैसला कुल लम्हे हैं, मुश्किल सूरत हाल है। देखिए कप्तान एक तीर से 2 शिकार कैसे करते हैं। इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबर डोगर साहब से और बाबर साहब से। ख़ास तौर पर यह बात भी करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त तबीयत कैसी है। इनके पास ताज़ा तरीन इत्तलात और रिपोर्ट्स के बारे में ये बताएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक तरफ है नवाज़शात की बारिशें, फिर भी लबों पर हैं शिकायतें ही शिकायतें। हम ये मुतनब्बे करना चाहते हैं इमरान अहमद न्याजी को कि अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब की सेहत के साथ कोई नुकसान हुआ तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान अहमद न्याजी साहब पर रखी जाएगी। दूसरी तरफ है सहूलियात का फुकदान, गफलतों का जहान और बेबस इंसान। सिंध की इस गमों की मारी माँ का दुख कोई क्या जाने, जिसका कमसिन लाल अकरम अली सरकारी अस्पताल में मुनासिब इलाज ना होने पर सिसक सिसक कर मर गया। फिर सितम ये हुआ कि लाश ले जाने के लिए अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस देने से भी इनकार कर दिया और इस गरीब को बेटे की मौत के साथ साथ लाश ले जाने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने की जिल्लत भी उठाना पड़ी। वजीर आजम का नारा था कि 2 नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन ये कैसा पाकिस्तान है जहां एक तरफ नवाज शरीफ हैं जिनका इलाज मुल्क के माहिर तरीन डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की निगरानी में चल रहा है। मियां साहब अपने इलाज का खर्च खुद उठा सकते हैं, लेकिन सारा खर्च हुकूमत पंजाब उठा रही है। यही नहीं, किसी भी सूबे से माहिर डॉक्टर को लाने और ले जाने के लिए पंजाब हुकूमत का त्यारा भी हर वक्त तैयार खड़ा है। और एक ये लाचार बेबस माँ है जिसे बेटे की लाश ले जाने के लिए रियासत एम्बुलेंस देने को भी तैयार नहीं। इस बेबस माँ की आंखों में बस एक ही सवाल है कि क्या ये सिर्फ उसका पाकिस्तान है जो हुक्मरान है या फिर सियासतदान है। कैद के दिन काटते आसिफ जरदारी भी बीमार हैं। जेल की बजाय इन्हें भी अस्पताल में रखा गया है, जहां इनका इलाज भी हुकूमत वक्त करा रही है, लेकिन इनके बेटे बिलावल फिर भी मुतमईन नहीं।
हर आदमी इंसान होता है और तभी सहूलियात उनका हक होता है, और वो ना हमारे जो कानूनी हक होते हैं, जो आईनी हक होते हैं, जमहूरी हक होते हैं, वो भी छीने जा रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत को तो ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जो भी वो डॉक्टर्स के, आज भी मैं समझता हूँ बिल्कुल वो हॉस्पिटल में है, मगर अभी भी इमरान खान की कैदी है, और इमरान खान के होते हुए हम नहीं ट्रस्ट करते हैं कि सदर ज़रदारी साहब को वो हक मिलेगा जो उसका हक है। बिलावल से दुखियारी मां और कमसिन अकरम अली की लाश के अलावा पूरा सिंध सवाल करता है कि जैसे बिलावल अपने वालिद के इलाज को उनका आईनी हक करार देते हैं, खुद सिंध के लोगों को वो ये हक देने के लिए क्यों तैयार नहीं। खिरल साहब, आज मैं एक इतराफ़ जुर्म करना चाह रहा हूँ कि हम मीडिया वालों के पास इतना वक्त नहीं है कि हम 4 साला बच्चा अकरम अली जो जाँ बाप हो गया और उसकी माँ के पास, उसके बाप के पास पैसे भी नहीं थे कि वो उसकी लाश को ही वहाँ से ले जा के और उनको वहाँ पर भीख मांगनी पड़ी, चंदा इकट्ठा करना पड़ा। हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि हमारे लिए और बहुत बड़े बड़े मसाइल और बड़ी खबरें हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के, एक बड़ी पार्टी के रहनुमा है। जरदारी साहब को बिलावल साहब कह रहे हैं कि उनको एक बोर्ड बनाना चाहिए जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के लिए बना है, बिल्कुल उस तरह की सहूलियात के हकदार जरदारी साहब भी हैं। बिल्कुल सही बात है, वो है। लेकिन इस बच्चे के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हमारे पास वक्त नहीं है। हमें यह भी पता है कि अगर कुत्ते के काटने से 24 लोग मर जाते हैं तो उनकी बात करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, फर्क क्या पड़ता है। इसी तरह आज इस मां की गोद उजड़ गई और उसके पास उसके बाद दुख यह भी था कि अब यह भी वसाइल नहीं है कि जाकर इसको दफना सकें। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि कल आप देख लीजिएगा, कल भी यही बात होगी कि मियां साहब की सेहत को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जरदारी साहब क्या हाल है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम मीडिया वालों की। मैं इस जुर्म में बराबर का शरीक हूं, यह मानता हूं, लेकिन आखिर कब तक हम ये जुर्म करते रहेंगे। खरल साहब, उसामा साहब, जिस तरह आपने देखा कि कमसन अकरम जो है इलाज मुआवजा जो उसकी सहूलत ना मिलने की वजह से वो जान की बाजी हार गया, और फिर पूरी कौम ने ये भी देखा कि हॉस्पिटल ने उनको एम्बुलेंस देने से भी इनकार कर दिया। फिर आपने ये भी देखा किस तरह लोग तरस खा कर, वो भिखारी नहीं है सर, वो भिखारी नहीं है, कौम ने नहीं देखा, पूरी कौम कुछ और देख रही है। वो भिखारी नहीं है। उसामा साहब, रहमान साहब की तकरीरें सुन रही है पूरी कौम, वो देख रही है कि जो हमारे 2 बड़े लीडर्स रहे हैं बड़ी पार्टियों के, उनकी सेहत कैसी है। पूरी कौम के क्या इस बच्चे के लिए ये नहीं, क्या इस बच्चे की मौत के ऊपर जिम्मेदारी सिंध के वज़ीर आला को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सर, क्या इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार आसिफ जरदारी को ठहराया जाएगा? क्या इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी को ठहराया जाना चाहिए? जब एहसन इकबाल साहब का शॉट आप सुन रहे थे तो 8 हफ्ते की राय भी मिल गई है, अभी तशनगी नहीं हुई। उनका जो भी उनके साथ कुछ होगा उसके वजीर आजम रिस्पॉन्सिबल हैं। मुझे ये बताएं कि सिंध के अंदर एक बच्चा एक दवाई ना मिलने की वजह से मरता है, उसको एम्बुलेंस नहीं दी जाती, घर जाने के लिए उसको भीख मांगना पड़ती है। मुझे ये बताएं, इसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्वीट करेंगे? इसके लिए अपने वज़ीर आला को बुलाएंगे? इसके लिए आसफा जो भुट्टो जरदारी हैं वो ट्वीट करेंगी? इसके लिए बख्तावर जो है वो ट्वीट करेंगी? इसके लिए वज़ीर आला सिंध का बयान आएगा? इसके लिए सिंध हाई कोर्ट की अदालत हफ्ते और जुमे को जिस तरीके से अदालतें लगती हैं, क्या इस गरीब के लिए भी अदालतें खुलेंगी? डबल बेंच बनेंगे, प्रोसीडिंग होगी, जमहूरियत सोमोटो होगा? क्या इससे तो जमहूरियत बिल्कुल खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। ये तो किसी का ये कीड़े मकोड़े थे, ये ना इनकी जान थी, ना इनकी इज्जत थी। इसमें सबसे अहम चीज जो है, आप बिलावल भुट्टो साहब के जरा अल्फाज सुने कि ये आसिफ अली जरदारी का जमहूरी और आईनी हक है कि वो जहां से मर्जी अपना इलाज करवाए, और जो ये सिंध की अवाम जो कीड़े मकोड़े हैं उनका ना कोई जमहूरी हक है, मतलब ना कोई आईनी हक है। उनका काम सिर्फ इनको वोट डालना है, इनको जितवाना है, और उसके बाद बाकी सारे आईनी हक इन्हीं लोगों के हैं, सारे जमहूरी हक इन्हीं लोगों के हैं। आम लोग मरे, उनके साथ जो मर्जी हो, इससे इनको कोई सरोकार है ही नहीं है। आईनी और जमहूरी हक जो है ना, सिर्फ जरदारी साहब का है, सिर्फ मियाँ साहब का है, सिर्फ मरियम का है, बाकी अवाम का तो कोई हक ही नहीं है। उनको तो जिंदा मार दे कोई पूछने वाला नहीं है। सोशल मीडिया में आपने देखा इस माँ के आंसू दिखाए गए हैं उसी तरह जिस तरह मरियम साहिबा के दिखाए गए कि वो अपने बेटे के साथ लग रो रही थी, और दीगर लोगों के, कहीं आपने देखा कि इस माँ के दिखाए गए हों उसी तरह से।
कोई नून लीग का मीडिया, पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया भी इस चीज को भी दिखाए कि बड़ा जुल्म हो गया है, इसके पास पैसे भी नहीं थे इस औरत के पास अपने बच्चे की लाश ले जाने के लिए, उसको दफन करने के लिए। उसामा साहब, ये बेहिस्सी है, ये हुक्मरानों की भी ये बेहिस्सी है, ये मीडिया वाले हैं उनकी भी बेहिस्सी है, ये अवाम की भी बेहिस्सी है, ये इस तबके के हर सेक्शन की बेहिस्सी है। मैंने तो अपना जुर्म पहले ही मान लिया सर। सबकी बेहिस्सी है कि आम लोग एक बंदे को कुत्ता काटे, वैक्सीन नहीं है, वो मर जाए, और जनाब एक माँ है, उसके पास पैसे नहीं है, उसका बच्चा मर गया, उसको एम्बुलेंस तक नहीं दी जा रही, थर में मासूम बच्चे मर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, साहिवाल के बच्चों को मार दिया जाए, कोई वाली वारस नहीं है, स्टेट कहीं मौजूद नहीं है। और एक तरफ मियां साहब को 50 लाख रुपया लगा दिया गया इलाज पर, 50 लाख रुपया लगा दिया गया। सर खरल साहब, अभी तक ये अरबों रुपया उनसे रिकवरी तो होनी पड़ी, अभी तक ये साहब का जो ड्रामा चल रहा है। मुझे एक बात बताएं, ये जो राउंड दी क्लॉक वहां पे एम्बुलेंस उनके जेल के बाहर खड़े रहती हैं, उसका भी तो खर्चा है। उनको ये जो खाने दिए जा रहे हैं, और ये शहबाज शरीफ की जो जब उनको कभी लेके जाया जाता था इस्लामाबाद असेंबली का इजलास अटेंड करवाने, और ये जो सारे, मुझे तो लग रहा है हिसाब किताब हुआ तो पता चल रहा है कि स्टेट का इन पे करोड़ों रुपया लग गया है, और इन्होंने तो एक आना नहीं दिया। क्लॉक जो एम्बुलेंस थी, बल्कि मेडिकल यूनिट उसको कहना चाहिए, 3 डॉक्टर्स मुसलसल, उनके अलावा मोबाइल, पूरा हॉस्पिटल जी, पूरे रिसोर्सेज, इतना पीआईसी होना चाहिए, इक्विपमेंट नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे। देखिए चले सर, उनके लिए तो सीएम का त्यारा खड़ा हुआ है। मरियम को अगेंस्ट द रूल जनाब नवाज शरीफ साहब के कमरे में वहां पे उनकी रियादत के लिए बिठा दिया जाता है, वो कर क्या रही है? यही मेरा सवाल है। अब करल जी बाबर साहब, वो कर क्या रही है? वो मौलाना फजलुर रहमान को फोन कर रही है, वो उनकी आजादी मार्च को मॉनिटर कर रही है, क़यादत कर रही होंगी, वो सियासत नहीं कर रही होंगी। सरकार फजलुर रहमान का जो मीडिया वो दुआ के लिए कह रही होगी कि मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें, वहां पर जहाद करें ना सारे। कल रात को जहाद के लिए निकले हुए हैं, तो वो वहां पर दुआ के लिए कह रही होंगी। कल रात को 12:30 बजे फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के मीडिया सेल ने ये खबर दी, प्रेस रिलीज जारी की कि मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज से फोन पर बात हुई है। मरियम ने उनको मुबारकबाद दी है कामयाब आज़ादी मार्च के लिए, और उनको बताया कि हर तरह का ताउन उनका और सपोर्ट उनको हासिल रहेगी PMLN की। ये उसके फौरी बाद मरियम औरंगजेब जब उन्होंने प्रेस रिलीज निकाली, मरियम औरंगजेब को पता चला तो एकदम वो सटपटा गए कि ये तो कस्टडी में है, ये तो बेल भी नहीं है। उन्होंने एकदम साथ ही ये कहा कि जी कोई बात नहीं हुई, झूठी खबर है। लेकिन बात हुई, प्रेस रिलीज निकली, बिल्कुल सारे इसकी सारे सबूत हैं। अब आगे सुन लें। परसों कमरुज़्ज़मान कायदा जो है, परसों कमरुज़्ज़मान, एक मिनट, परसों कमरुज़्ज़मान कायदा जो है नवाज शरीफ की इयादत के लिए गए। आधा घंटा उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, 15 मिनट मरियम से हुई। मरियम को उन्होंने बिलावल का पैगाम दिया, आज़ादी मार्च डिस्कस हुआ, सारी स्ट्रेटजी डिस्कस हुई। मरियम एक कैदी हैं खरल साहब, वो इस टाइम जुडिशल रिमांड पर हैं और एक कैदी हैं, और एक कैदी हस्पताल में बैठकर मौलाना के आज़ादी मार्च को मॉनिटर कर रहा है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में है, फ़ोन पे बातें कर रहा है, मुलाकातें कर रहा है, और हर तरह से क्या इसलिए उनको जेल से निकालकर अस्पताल भेजा गया है कि वो मौलाना के आज़ादी मार्च को फैसिलिटेट करें, उनसे बातें करें, उनको इंस्ट्रक्शंस दें, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दें। वो तो वहाँ पर वो पॉलिटिकल सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरा तो सवाल आपसे है। वो तो साथ है ना, तो पंजाब चला जाता है कि क्या है उसामा साहब, वो तो हॉस्पिटल के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। उस हॉस्पिटल के कमरे के अंदर, उस प्रेमिसेस के अंदर, मरियम साहबा के कमरे के अंदर, आपको पता है बोर्ड के जो डॉक्टर हैं उनको भी जब तक मियां साहब का दिल ना हो वो अंदर नहीं जा सकते। किसी बंदे ने अगर मिलना हो, गवर्नर चौधरी सरवर ने जाना था इमरान वजीर आजम के कहने पे, उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया, वो नहीं जा सके। किसी ने अगर मिलना है, जिसकी पर्ची नवाज शरीफ साहब की जानब से किसी का अगर पर्ची बाहर आती है, पर्ची बाहर आती है, मियां साहब अगर कहते हैं कि इस बंदे को अंदर भेजा जाए तो सिर्फ वो जा सकता है, उसके अलावा किसी को अंदर पार मारने की भी हिम्मत नहीं है। बाकी रहेगी फोन कॉलों की बात। देखें, नैब की कस्टडी में भी मरियम साहबा से फोन पकड़ा गया था, वहां पे भी उन्होंने कार्रवाई डाल दी थी। अब ये सारा जो पैगाम रसानी का काम हो रहा है, इसमें मेरा ये बताया मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं सर, उस पर इसी पे यार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आपने कहा ना अभी उन्हें पत्ते शो करने शुरू कर दिए लाहौर में। जी जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं उसामा साहब,
जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं, मदारस के अंदर जो उन्होंने पैगामात भिजवाए हैं, अच्छा इसमें जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जो तलबा को गुमराह किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं, ये मैंने वहां पे क्या नैरेटिव दिया जा रहा है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ, वो बड़ी खतरनाक बात है। जी जी, इसकी तफसील बताइएगा। मुझे बताएं कि मियां साहब लंदन जा रहे हैं इलाज के लिए, नहीं? खैर साहब मुख्तसरन, अभी तक तो लंदन जाने के लिए वफाकी हुकूमत की, अब इमरान खान साहब का वो बयान भी मौजूद है, ननकाना साहब ने अभी जो उन्होंने कल ही बात की है कि जनाब मेरी जो मेरे जिंदा रहते हुए ये एनआरओ नहीं हो सकता। वो लंदन बगैर पैसे देने के, कानून में मौजूद है, अगर बगैर पैसे देने के, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई प्ली बार्गेन वो ओपन होगी, एनओ के तहत होगी। उसके अलावा अब आपने ऑडियो बीपर भी सुने होंगे मुख्तलिफ लोगों से, सोशल मीडिया पे रूमर्स भी आ रही हैं, शहजाद अकबर की वहां पे मुलाकात मलक रियाज से हुई है, उसकी तस्वीरें भी जारी हुई, गाड़ी के अंदर ब्रीफ केस रखे जा रहे हैं, वो भी चीजें सामने आई। इसके अलावा मुख्तलिफ एक अफवाह साज फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कोई $6 बिलियन किसी ने बात की, किसी ने $25 बिलियन की बात की, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब एक अफवाहों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। बाबर साहब, जब तक नवाज शरीफ साहब प्ली बार्गेन नहीं करते, अगर वो बाहर चले जाते हैं तो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था जिसलिए अवाम ने इनको वोट दिए थे, अच्छा मैं अरबों रुपया इनसे निकालूंगा। ठीक है बाबर साहब एक जुमले में जवाब दीजिएगा, टाइम नहीं रहा, अगली खबर के लिए वो भी बड़ी जरूरी है। आपको क्या लगता है वो इमरान खान साहब से कहेंगे ईसीएल में से नाम निकाला जाए जब डॉक्टर इजाजत दे देंगे लंदन जाने के लिए नवाज शरीफ साहब? उसामा साहब, मेरा ख्याल है कि दोनों फरीक ही इस पर तैयार नहीं है। अच्छा, ना गवर्नमेंट इस पर तैयार है और ना ही नवाज शरीफ इस पर तैयार है, तो मुझे तो फिलहाल लंदन जाने पर उनका इलाज जारी रहेगा। चलें जी, अल्लाह उनको सेहत। ये बताएं कि ये जो अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चल गया, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वो लोग देख रहे थे जो तकरीरें मौलाना साहब कर रहे थे, आज़ादी मार्च की जगह इसको फसादी मार्च कहने लग गए, ये ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर। अब मौलाना साहब ने जो बातें शुरू कर दी हैं खरल साहब कि ये मुकद्दस जहाद है, असल जहाद है, हम जहाद के लिए निकले हैं, अल्लाह की राह पर निकले हैं, और जो इसमें नहीं आएगा या इसमें से जाएगा वो गुनाह कबीरा करेगा। तो ये फतवे अब मौलाना ने जारी करना शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब है जो 22 करोड़ लोग घरों में बैठे अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने माँ बाप की खिदमत में लगे हैं, दीगर जिंदगी कामों में लगे हुए हैं, यानी 99.9999% लोग पाकिस्तान के, ये 10-20 हज़ार जो उनके साथ हैं, उसके अलावा वो सब कहीं खुदा ना खास्ता को काफिर हो गए हैं, उन्होंने गुनाह कबीरा करना शुरू कर दिया, उनके साथ नहीं है। अब ये फतवे और कल को वो कह रहे कि ये जो असला है, डंडे हैं, लेकर चढ़ दौड़ो, जहाद यही है किसी पर, तो ये जहाद नहीं, ये एक फसाद बर्पा किया जा रहा है और इसलिए इसको फसादी मार्च भी कहा जा रहा है, और फिरदौस आशिक अवान साहब ने इसको फितना मार्च भी कहा है। असला दिखाया उन्होंने। मामला ये है कि आपने क्लाशनकोफ गाड़ियों के साथ भी देखी, आपने मोटर बाइक पे जो लोग थे झंडे भी आपको नजर आ रहे थे, उनकी क्लाशनकोफ भी आपने देखी। मैं जो आपको बात कर रहा था ना मदारस की, अभी तो आपने फतवे ये बताए हैं ना, जी मदारस के अंदर मौलाना साहब ने फतवे पता क्या जारी किए हैं, और उन सादा लोग जो तालिब इल्मों के ज़हन में जो बात की है कबायली इलाकों में इधर उधर, उन्होंने कहा है कि इजराइल का इस्लामाबाद पे झंडा लगने वाला है, इस्लाम खतरे में पड़ गया है, यहूदी जो है हुकूमत जो है वो उसके एजेंट आ गए हैं, और जो नामूस रिसालत के ऊपर कट मरो, जो तौहीन रिसालत का जो अमेंडमेंट है उस हवाले से उन्होंने कहा कि निकलो बाहर, ये तो पता नहीं कौन सी हुकूमत आ गई, और अगर नहीं निकलोगे तो वही उन्होंने फतवे जारी किए हैं कि आप गुनाह कबीरा के मुर्तकब होंगे। अब मुझे ये बताएं, पहली तो बात ये है कि इस्लामी रियासत है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहाद वो होता है जो रियासत कहे, रियासत के हुक्म पर इस्लाम में जहाद की बात है, उसके अलावा फसाद तो हो सकता है, उसको जहाद नहीं कह सकते। तो टीटीपी ने भी यही कहा था, और मामला यह है कि जिस तरीके से जो अभी इस्लामाबाद वो पहुंचेंगे, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ये इस्लामाबाद पहुंच के ये सारी बिल्ली थैला से बाहर आएगी, जो ऑलरेडी खुफिया पैगामात उन्होंने मदारस में दिए हैं, जो वहां पे उन्होंने बयानिया दिया है KPK से, बन्नू से, पेशावर से और इस्लामाबाद के मदारस से निकालने के लिए तलबा को मौलाना साहब ने खुफिया जो पैगाम रसानी की है, और अपने जो, और यहां तक उन्होंने कहा कि जुमे के रोज अपनी मसाजिद के अंदर, अपने मदारस के अंदर खुतबे दें और वहां पे बताएं कि निकलो इस हुकूमत के खिलाफ, वरना इस्लाम जो है खतरे में पड़ गया है। यही वजह मामला ये है कि आप पीपल्स पार्टी का नैरेटिव किधर गया, नून लीग का नैरेटिव किधर गया, इसका मतलब यही है कि इमरान खान की हुकूमत को उसके खिलाफ
आप किसी हद तक भी जा सकते हैं। अच्छा बाबर साहब, कोई नजरिया नहीं है, बाबर कोई साहब आपका नैरेटिव मुझे ये बताएं, ये पूरी कौम तो वो याद करती है तहरीक तालिबान ने किस तरह पहले दिन ही असला उठाया था। पहले वो यही बयानियां देते थे कि हमने इस्लाम नाफिज करना है, इस्लाम नाफिज करना है, और हमें वो नहीं नाफिज करने दिया जा रहा जिस तरह का इस्लाम हम चाहते हैं। तो फिर जाकर वो बंदूक वाला खुदकुश हमले, तो ये तो लोग अभी भी खौफजदा हैं। तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है इस्लामाबाद जाकर। उसामा साहब, मौलाना जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, और वो उनका बयानिया जो है वो केपी में कुछ और है, बलूचिस्तान में कुछ और है, सिंध में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है। वो KPK में जब जाते हैं वहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि इस्लाम ख़तरे में, इस्लाम को बचाने के लिए बाहर निकलो। बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि इस्लाम ख़तरे में, इस्लाम को बचाने के लिए निकलो। जिस तरह खलील साहब ने कहा कि इसराइली झंडा यहाँ पर लहराया जा रहा है, यहूदी हुकूमत है, और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, मजहबी कार्ड का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो सिंध में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब गुर्बत के लिए बाहर निकलो, ये जो हुकूमत महंगाई के ख़िलाफ़ निकलो। पंजाब में आते हैं तो गुर्बत और महंगाई की बात शुरू कर देते हैं, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वो जहाँ जहाँ पे जिस तरह ऑडियंस है उस तरह का वही नैरेटिव वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है शर फैलाना, खून बहाना। ये इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो आप देखिएगा कि बिल्कुल ये तब्दील हो जाएंगे। और जो गवर्नमेंट पहले दिन से अवॉइड कर रही है, जिस चीज़ का गवर्नमेंट को ख़तरा है, डर है कि मौलाना जो है वो क्लैश वाली सिचुएशन पैदा करने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे इस्लामाबाद में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अपनाना है। मुझे तो हैरानगी है कि गवर्नमेंट ने उनको इतनी ढील के साथ सर अदालत ने, पेशावर हाईकोर्ट ने कहा इनको नहीं आप रोक सकते, और ये भी कहा है कि ये लोग वहां जाकर पुरअमन रहे। तो अदालत के ऑर्डर्स हैं कि आपने इनको रोकना नहीं है, वहां जाने दें, लेकिन फिर इनसे भी कहा जा रहा है कि अच्छा साहब मुझे एक बात बताएं, वहां जाकर जब ये पुरअमन नहीं रहेंगे सुबह मौलाना आज रात को लाहौर पहुंचेंगे, पड़ाव उन्होंने मीनार पाकिस्तान में डालना है, वहां पर आज़ादी चौक में उन्होंने वहां पर एक खिताब भी करना है। किस नोटिफिकेशन के तहत ये हजारों लोग जो है ये मीनार पाकिस्तान में ठहर रहे हैं? ये किस नोटिफिकेशन के तहत ये वहां पर जलसा करेंगे? गवर्नमेंट से इन्होंने कहाँ परमिशन मांगी, कहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी? तो मुझे तो हैरान की गवर्नमेंट चुप करके बैठी हुई है। मौलाना कौन सी अथॉरिटी है? वो कह रहे हैं जी फतवा दे दिया, जहाद है मुकद्दस अल्लाह की राह, वो जहां मर्जी जाए जो मर्जी करें। जब आपने एक दफा अल्लाह की राह का नाम वो इधर नहीं ले रहे, इधर जिहाद का नाम नहीं ले रहे, जिहाद का नाम वो KPK में ले रहे हैं। मुसलसल मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं, मुसलसल जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो जितने में मौलाना हजरात है, वो वहाँ पर भरपूर तरीके से इस चीज़ को प्रोपेगेट कर रहे हैं कि जिहाद के लिए बाहर निकलो। लेकिन जब पंजाब में आते तो वो फिर महंगाई का नारा लगाते हैं। मेरा ख्याल को बेहतर नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग का क्या होगा? वो तो इस बयानी के साथ नहीं आना चाहते। पीपल्स पार्टी और नून लीग का उसामा साहब वो साथ जब गैदरिंग देखते हैं वो जाके नारे लगा के वापस आ जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब बैठ के पूरी वहां पे अंदर बैठ के सारी स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने एक स्पार करना है, किस तरीके से फसाद फैलाना है। पूरी तरह वो साथ मिले हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते रहे, लेकिन वो आप देख ले कि मौलाना साहब की सारी चीजें तो अब सामने आ चुकी हैं, फतवे उन्होंने जारी कर चुके हैं। अब भी पीपल्स पार्टी के लोग उनके साथ हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बेसिकली उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। मौलाना साहब के वो कंधे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मौलाना साहब उनको सियासी, चूंकि बड़ी पार्टियां हैं, मौलाना साहब इस्लामाबाद दाखिल होने के लिए एक रूप उनको मजबूरी थी कि क्योंकि वो मौलाना साहब बेसिकली सियासी जरूर है लेकिन ज्यादा उनका रुझान मजहबी है। उनके पास जो पावर है, सारी स्ट्रीट पावर है, जो उनके पास लोग हैं वो मजहब की वजह से आया। सियासत में कितनी उनकी सीटें हैं? 0.कुछ% होगा, 1% होगा, 2% होगा। नो लीग और पीपल्स पार्टी को, ANP को इसलिए साथ उन्होंने मिलाया है कि ताकि एक सियासी एक लिबादा ओढ़ के सियासत के लिबादे के जरिए झंडा बरदार उनके साथ है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं लगाई जा सके इंसान पर, वो भी साथ है, असला भी साथ है। ये तो सभी को पता है कि मौलाना ने प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनना। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों दाव पर है, दोनों आखिरी दिन तक देखेंगे। और अगर मौलाना बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में लोग लेके चले जाते हैं और वहां जाके आप देखिएगा मौलाना के साथ साथ ये दोनों पार्टियों के लीडर भी जो है ना, ये भी अपना रंग बदल लेंगे। तो वहां जब इंतशार और हंगामा मैं आपको एक बात बताऊं, मियां साहब अभी बाहर जाने के मूड में नहीं है।
मियाँ साहब सिर्फ ये देख रहे हैं, मरियम सिर्फ ये देख रही है कि ये मौलाना का जो आज़ादी मार्च है ये किस करवट बैठता है। अगर मौलाना का ये आज़ादी मार्च कामयाब होता है और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जिसमें गवर्नमेंट को जाना पड़ता है, मैं एक मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, जो मुझे अंदर से बातें पता चल रही हैं PMLN के अंदर से, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो आप देखिएगा नवाज शरीफ भी ठीक हो जाएंगे और उनको ये उम्मीद। अभी उनकी तबीयत कैसी है? आप मुझे प्रोग्राम से पहले कुछ बता रहे थे, कुछ बेहतर हुई है? उसामा साहब अभी उनके जो प्लेटलेट्स हैं ना वो बिल्कुल स्टेबल हुए हैं, 28,000 पे उनके वो ठहर गए हैं और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनके प्लेटलेट काउंट जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसके साथ साथ शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 5 डॉक्टर्स का एक बोर्ड भी उठा दिया गया जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर अदनान। डॉक्टर अदनान वो हैं जिनके बारे में आज नैब ने कहा कि इमरान नवाज शरीफ की जो बीमारी है उसके अगर कोई जिम्मेदार है तो वो डॉक्टर अदनान है। ये वही डॉक्टर अदनान है जो पहला मेडिकल बोर्ड बैठा था जिसमें शहबाज शरीफ को भी बिठाया गया था। तो शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि जनाब डॉक्टर अदनान साहब मुझे हैरत है कि आप उनका इलाज कर रहे हैं, उनके प्लेटलेट्स इतने नीचे गिर गए, ये सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप किस तरह के डॉक्टर हैं? बात कर लें, वो भी एहतजाज पर हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ताजो एहतजाज किया है, क्या इसके बाद हुकूमत उनकी बातें मानेगी कि 50,000 रुपए पर खरीदारी अगर हो रही है तो उसके ID कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला आज ताजरों की तरफ से पूरे मुल्क में हड़ताल की गई। बड़े बड़े शहरों में हड़ताल कहा जा सकता है काफ़ी कामयाब रही और बात यह है कि ताजरों से टैक्स मांगा जा रहा है। अब्दुल हफीज शेख साहब कह रहे हैं कि जी 35 लाख ताजर टैक्स नहीं देते, सिर्फ चंद लाख 2-3 लाख के करीब जिनकी तादाद है वो टैक्स देते हैं और शर्त यह है जिस पर मामलात ख़राब हुए हैं कि 50,000 रुपये की ख़रीदारी अगर कोई करता है तो उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उसका नंबर रखना होगा ताजरों को अपने पास, या इनमें से भी कोई इस तरह की ख़रीदारी कहीं से करता है तो उसको ये रिकॉर्ड सारा अपने पास रखना होगा। असद खरल साहब, क्या करें हुकूमत? यहाँ आपको कौन लगता है कि गलत है? कल भी ये कहा जा रहा है कि हड़ताल जारी रहेगी, तो ना ताजर पीछे हट रहे हैं ना हुकूमत। उसामा साहब, एक तरफ हम महंगाई की बात करते, एक तरफ हम इदारों के खसारे की बात करते, एक तरफ जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही सब्सिडी की हम बात करते हैं। अगर 35 लाख ताजर टैक्स नहीं देंगे, 3-4 लाख लोग जो है टैक्स देंगे, तो मुझे ये बताएं कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? फिर तो वही आप जैसे हम जैसे लोग जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही बोझ डाला रहेगा ना। तो क्या ये गलत बात इसमें क्या है? क्या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए? देखिए, क्या अगर 50,000 के ऊपर क्यों वो डर रहे हैं? इशू क्या है? क्योंकि अगर वो रखेंगे रिकॉर्ड तो उनको FBR में भी रिकॉर्ड देना पड़ेगा, उनको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। उसामा साहब, एक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं ना, सिर्फ चाय को ले लें, जो चाय के अंदर एक कंपनी जो चाय की है वो 5 अरब का टैक्स चोरी कर रही है साल का। 5 अरब का, जिस तरह वाइटल टी है, ताजर तो नहीं, नैब अब इंक्वायरी कर रहा है। जी महंगाई पहले ही बढ़ी है, हर चीज पर टैक्स पहले ही ले लिया जाता है। टैक्स ले लिया जाता नहीं है, चाय इंपोर्ट की जाती है, कागजों में वो दिखाई जाती है, जिस तरह वाइटल चाय की है। देखिए अरबपति कैसे बनी आज यासीन फैमिली, एक सब्जी फरोश से अरबपति वो बन रहा है बंदा, तो कैसे बन गया? और उसके कंपटीटर भी हैं, क्योंकि उन्होंने करते क्या थे कि बाहर से जो चाय मंगाई वो कागजों में शो कर दी, और यहां से लोकल जो अफगान जो ट्रांजिट ट्रेड के जरिए स्मगल जो चाय होके आई वो कई मैट्रिक जो टन है उसको शामिल नहीं किया। अब कोई भी चीज आप लें, उसके डब्बे के ऊपर लिखा होता है इतना टैक्स, वो हमारी जेबों से तो निकल जाता है, लेकिन वो कनाइमस FBR से वो 4-5 अरब अगर एक चाय वाला, सिगरेट वाले जिस तरह करते हैं, स्मगल भी उसमें आते हैं, ओवर इनवाइसिंग होती है, अंडर इनवाइसिंग होती है, ये सारे जो गोरख धंधा है, इसके अंदर मुझे ये बताएं, जब तक ये सारे हम बाहर यहां बैठ के करते हैं, अगर आप टैक्स नहीं देंगे, मैं टैक्स नहीं दूंगा, ताजर 35 लाख टैक्स नहीं देगा, तो फिर हम किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट महंगाई कम होगी, सब्सिडी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बिजली पर टैक्स दे रहे हैं, कमर्शियल बिल हमें आते हैं, हम जो चीजें खरीद रहे हैं उन पर भी टैक्स होता है, कारोबार पहले ही तबाह हो गया है, हम कहां से टैक्स दें? वो ये कहते हैं जनाब। उसामा साहब, आपको पता है कि पिछले दिनों आर्मी चीफ ने भी चंद मारूफ सनतकारों से मुलाकात की। ये वो सनतकार हैं जिन्होंने माजी में अरबों खरबों रुपया लूटा। अब ये चाह रहे हैं कि ये जो टैक्स सिस्टम आ रहा है, ये टैक्स के जो इनको टैक्स देना पड़ रहा है, ये वो लोग जिन्होंने
खरबों रुपए टैक्स की मद में बचाए। मुझे वो भी दौर याद है जब PMLN का दौर था और मार्केटों के सदर सारे PMLN के थे, तो ये भी कहा जाता था कि अगर कोई मार्केट में FBR का बंदा है तो उसकी टांगे तोड़ दो, इस तरह भी होता था। और इंडियन मार्केटों को तो ये पता ही नहीं है, इन ट्रेडर को ये पता ही नहीं कि टैक्स किस चिड़िया का नाम है। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है, वो है कमाना, और अंधाधुंध कमाना और बेशुमार कमाना। टैक्स क्या होता है यकीन जाने आप और मैं, हम अपनी तनख्वाह से टैक्स दे रहे हैं। एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा जो उन दुकानों पे मेहनत मजदूरी कर रहा है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना उस दुकान का मालिक जो महीने का करोड़ों रुपया कमा रहा है और जितना वो टैक्स दे रहा है। तो ये लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जो PMLN के साथ मिले हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने PMLN को सपोर्ट किया। इनको वो पुराना दौर याद आता है कि जब इनसे कोई पूछता ही नहीं था, जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी खा लो, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये टैक्स ही नहीं देंगे तो मुल्क चलेगा कैसे? कितनी डिस्पैरिटी है कि इन लोगों के 4-4 कनाल के घर हैं, 6-6 गाड़ियाँ इनके घरों में खड़ी हुई हैं, लेकिन ये टैक्स 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। और अगर गवर्नमेंट टैक्स लेने जा रही है तो ये मार्केटें बंद सिर्फ आजम मार्केट की अगर लेना एक एक बंदे के घर में करोड़ों रुपए, मैं बंदों के नाम अगर लेना शुरू कर दे 2 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। घरों में 50 लाख, करोड़, 2-2 करोड़, 4 करोड़, 6-6 करोड़। एक ऐसा बंदा भी आजम तो गाड़ियां खड़ी हुई हैं घर में, 2 दीवारें बनवाई, दीवारों के अंदर वो पैसा रखा और वहां पे लॉकर बनाया, खुफिया सेफ। इस तरह कई जगहों ने जमीनों पे छुपाए हुए हैं, तय खाने बना लिए हैं वहां पे, यानी क्योंकि आप बैंकों में भी रडार पे आ गए, लेकिन कोई जनरल आप बॉन्ड जो है वो भी रडार पे आ गए। ये बात सही है कि वो 50-50 हज़ार की तो नहीं चीज पे, ये कोई 40 हज़ार की खरीदारी पर बात नहीं हो रही, 30 हज़ार की चीज पर नहीं बात हो रही, ये 50 हज़ार रुपए की कोई खरीदारी। पहले तो बात उसामा साहब, कितने % लोग होंगे जो 50 हज़ार की यकमुश्त खरीदारी करते हैं? यहाँ पे तो बंदों की तनख्वाह 50 हज़ार से ज्यादा नहीं किसी की, वो तो 1% तबका नहीं होगा जिसकी 50 हज़ार से ज्यादा होगी, तो पूरी तनख्वाह उधर तो नहीं स्पेंड कर देगा। मेरी बात, ID कार्ड से मसला क्या है? ID कार्ड का मसला ये है कि आपने जितनी सेल और परचेज की है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन वो गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे, गवर्नमेंट को पता चलेगा कितना कमा रहे हैं। नहीं कमाया तो सिर्फ ये है कि आप एक ब्रांड पे जाएं, ये किसी एक ब्रांड पे जाएं कमा कितना रहे, जहां पे खवातीन और बंदों का रश लगे, किसी सुपर स्टोर में चले जाएं, किसी कपड़े की दुकान पे चले जाएं, किसी ब्रांड पे चले जाएं, वहां पे करोड़ों रुपए की सेल है। बाद ऐसे स्टोर भी लाहौर में मैं आपको बता सकता हूं, करोड़ों रुपए की डेली सेल है, डेली करोड़ों रुपए बेताशा है ऐसे, और वहां पे उनका टैक्स देखेंगे, पोर्टफोलियो टैक्स का देखेंगे तो कई शायद टैक्स नेट में ना हो, बहुत कम टैक्स की रेशो है। वो तो बता रहे हैं, अब्दुल रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो 90% से भी ज्यादा बनता है कि लोग टैक्स ही नहीं दे रहे। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपको पता है, जो चीफ सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस गुलजार साहब ने, सुन ले, उन्होंने सही कहा, उनका 20,000 की आपने फौज रखी FBR को और 20% आप टैक्स नहीं लेते, 80% टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, तो उनका क्यों ना आपका इदारा बंद कर दिया जाए? एक तरफ FBR की ये परफॉर्मेंस है, FBR तो टैक्स चोरी के तरीके बताता है। एक और भी इशू है उसामा साहब, एक और भी इशू है। आप होटलों में जाते हैं ना 5 स्टार में, 13% टैक्स, 17% टैक्स जरूर ले, लेकिन सर FBR में इंतहा की करप्शन हो रही है। जो करप्शन का लेवल जो पहले लाख रुपया था, अब रेट 2 लाख हो गया। ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट को अपने एंड पे भी देखना चाहिए, इस डिपार्टमेंट का भी एहतसाब करना चाहिए। तरीके बताते हैं, टैक्स चोरी के तरीके बताते हैं, ये बदकिस्मती है। 20,000 की फौज है और 20% वो टैक्स नहीं देते, 80% इनडायरेक्ट टैक्स। खरल साहब इन ट्रेडर के साथ मिला हुआ है, मिला, क्योंकि वो कहते हैं कि 1 करोड़ की बजाय, वो कहते हैं 1 करोड़ खजाने में देने की बजाय आप दें 10 लाख रुपया, 90 लाख रुपया आप बचाएं और 10 हमें दे दें, 10 खजाने में जमा करा दें। खजाने को 1 करोड़ का नुकसान हो गया, ताजर को 80 लाख का फायदा हो गया, 10 लाख FBR की जेब में चला गया, 10 लाख। ये मैं सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, यही हो रहा है, यही रेशो यही हो रहा है। बल्कि अब तो उन्होंने कहा जी ऊपर से डंडा बहुत, मेरा ख्याल है अगर FBR इससे तो बेहतर खत्म करके ना ओवरऑल लोगों को जिस तरह पहले था, सेल्फ अगर असेसमेंट आप कर लेंगे ना, तो इससे ज्यादा टैक्स की कलेक्शन आ जाएगी, क्योंकि लोगों को इतने गोरख धंधे नहीं है जो कि इनकम टैक्स और FBR वाले, इनलैंड रेवेन्यू वाले बताते हैं, और जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट वाले बताते हैं कि किस किस तरह आपने चोरियां करनी है, और जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हैं। मामला यह है कि ये लोग उल्टा, उसामा साहब, ये मियां मनशा से लोग अरबों रुपए के रिफंड लेते हैं। इनकी अगर आप फैक्ट्रियों का अगर प्रोफाइल देखें
तो टैक्स जो उनकी बिल्कुल ना होने के बराबर है। मोदी ने एक नया ड्रामा रचाया और EU का कुछ वफ्द बनाकर मेंबर पार्लियामेंट्स का जो इंतहा पसंद थे वहाँ पर उनको बुलाया कि जनाब हम आपको कश्मीर में लेकर जाते हैं, और वहाँ पर शदीद एहतजाज शुरू हो गया। फिर उनको सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया गया, कुछ पता नहीं लग रहा किस NGO ने इनको बुलाया है, किसने पैसे दिए हैं, कहाँ से पैसे आए हैं। उसके अलावा मोदी ने यह भी किया कि पाकिस्तान की शिकायत ले गया इंटरनेशनल एविएशन के पास कि जी मेरा त्यारा नहीं गुजरने दिया जाता पाकिस्तान से, तो वो भी उसकी दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई, रद्द हो गई। तो खरल साहब ये तो ऐसे लग रहा है कि जो एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा था मोदी, उसमें उसको बड़ी हार हुई है, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट में असल में हुआ ये था कि कुछ अर्से पहले बहुत सख्त वहाँ पर जुमले कहे गए थे कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। आज भी ये हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के जो इंसानी हकूक़ की काउंसिल है उसकी तरफ से कहा गया, कमीशन की तरफ से, कि सख्त पामाली इंसानी हकूक़ को तबाह करके रख दिया गया है। अमेरिकी सेनेटर ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है। मुझे ये बताएं उसामा साहब, मोदी और भारत जो भी ड्रामा करता है ना, खुशकिस्मती समझ ले पाकिस्तान की कि हर उनका ड्रामा जो है फ्लॉप हो जाता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो एक जाली एक जो वफद है उसका दौरा हो। राहुल गांधी ने कहा है ना कि वो अजीत डोवल से मिले हैं, मोदी से मिले हैं, जयशंकर से मिले हैं, वहां पे उनको प्रोटोकॉल दिया गया है। ये कौन लोग हैं, किस एजेंडे के तहत आए हैं, हमें तो वहां पे इजाजत नहीं है। यानी इंडियन पार्लियामेंटेरियन वहां पे मकबूजा वादी में नहीं जा सकते, वहां का मीडिया नहीं जा सकता, जो कि जुनूनी है और जो इंतहाई झूठ लिखता है, उसको इजाजत नहीं है। लेकिन एक गैर मरूफ NGO, एक वफद बनाया गया और एक ड्रामा रचाया गया, और वो ड्रामा पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, ड्रामा खासा एक्सपोज कैसे हुआ है? यूरोपियन यूनियन के एक सफीर हैं, उनको भी NGO ने इनवाइट किया कि आप भी आएँ और आके विजिट करें, हम आपको विजिट करवाएंगे, दिखाएंगे सारा कुछ। उन्होंने कहा जी एक शर्त है कि मुझे वहाँ पर लोगों से बात करने की इजाज़त भी दी जाए और मुझे बताया जाए कि जनाब, और मुझे अलाउ किया जाए मैं वहाँ पर इंडिपेंडेंटली घूम सकूँ, लोगों के इंटरव्यूज़ कर सकूँ, लोगों के तासुरात ले सकूँ कि लोग वहाँ के कहते क्या इस हवाले से। तो उनको पहले इन्वाइट किया गया, लेकिन बाद में उनको इन्विटेशन भेजा ही नहीं गया और उनको इग्नोर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो ये चाह रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंटली वहाँ पर जाऊँगा और इंडिपेंडेंटली लोगों से बात करूँगा। तो ये लोगों को मैनेज किया गया है, लोगों को पैसे देकर वहाँ लाया गया है, वहाँ पर उनको मोदी से मिलाया गया है, स्पॉन्सर्ड टूर था। और ये सारे इनके जो जहन से मुताबिक रखते थे लोग, जो इनके कहने पर जो भी ये चाहते थे वो स्टेटमेंट दे सकते थे, उस तरह के सिलेक्टेड किस्म के लोगों को वहां लेके जाया गया है। मुसलमान मुखालिफ स्टेटमेंट, इस्लाम मुखालिफ स्टेटमेंट्स ये सब देते थे EU में, ये सब राइटिस्ट इनको कहा जाता है। और वो बंदा जिसने इंडिपेंडेंटली कहा कि मैं जनाब मैं खुद जाकर वहां पे तहकीक करूंगा इंडिपेंडेंटली, उसको तो लेके ही नहीं गए। तो इससे तो ये जाहिर है कि इंडिया अब पैसा खर्च कर रहा है, मनपसंद लोगों को वहां पर लेके जा रहा है ताकि वो उसकी मर्जी की स्टेटमेंट्स दें, जिस तरह का वो कलर देना चाहता है, जिस तरह की वो तस्वीर खिंचवाना चाहता है उस तरह की वो तस्वीर खींचें। तो ये चीज़ तो नाकाम हो गई है। वहां पर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को तो जाने नहीं दिया जा रहा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को तो जाने नहीं दिया जा रहा। आज 70-80 रोज हो गए हैं वहां पर कश्मीर में लॉकडाउन को, तो असल तस्वीर जो है वो तो बाहर आ ही नहीं रही। तो ये धूल झोंकना जो था इसमें फिर नाकामी हुई है, प्रोपेगेंडा फिर फेल हुआ है। और वहां पर तस्वीरें भी अभी सोशल मीडिया वायरल हुई हैं कि किस तरह बच्चियां वहां पर पत्थर फेंक रही हैं, वहां पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर इतना उनका जज्बा नजर आ रहा है पूरी दुनिया को। कल क्या होगा बाबर डोगर साहब? कल सर मौलाना लाहौर आ रहे हैं और बल्कि आज रात को ही पहुंच जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि कल वो नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे और इसी बहाने वो मरियम से भी मुलाकात करेंगे और उनको ब्रीफ करेंगे अभी तक का धरना और आगे की स्ट्रेटजी उनसे डिस्कस करेंगे। खरल साहब कल फिर वही धरना, वही नवाज शरीफ की बीमारी, और अब जरदारी साहब को एडअप कर लें, उनके प्लेटलेट्स भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। अल्टीमेटली अब जरदारी साहब जो है उनकी जानब से, सिंध की जानब से एक पैगाम आने शुरू हो जाएंगे, बयान आने शुरू हो जाएंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब को ये रिलीफ दिया गया तो जरदारी साहब उनसे ज़्यादा बीमार हैं, उनसे ज़्यादा सीरियस हैं। क्या उनके लिए भी इस तरह का इंसाफ होगा? क्या उनको भी इस तरह बेल दी जाएगी? एक तरफ वो कह रहे हैं मैं बेल लेनी नहीं बल्कि मुझे तो एग्जैनरेट किया जाए, वो कहते हैं मुझे तो पकड़ा ही गलत गया है, मुझे वैसे ही छोड़ दिया जाए। यानी वो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं। तो मामला ये है कि फिर ना तो अकरम जो कमसन बच्चा सिंध का, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े दुख और अफसोस के साथ कि आज हमने आगाज़ जिस खबर से किया था कि वो 4 साल बच्चा, उसकी लाश के लिए भी और उसको लिजासे नहीं थे, उसके इलाज के लिए भी नहीं थे, कल इससे कुछ भी नहीं होने वाला।
यही खबरें चलती रहेंगी, कोई बेहिस हो चुके हैं हम सब, बहुत बतौर मुआशरा, बतौर सियासतदान, सहाफ़ी, हम सब बेहिस हो चुके हैं। और हमें फ़िक्र रहेगी तो बड़े बड़े नामों की, बड़े बड़े सियासतदानों की, धरनों की, इन सब की। लेकिन इस तरह से जो बच्चे सिसक कर इस दुनिया से जाते रहेंगे, न कल उनके लिए सोचा गया था, न आने वाले कल में उनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।